साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुगल प्रगति पथ चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 7 और हम लोग आज देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 54 तक हुआ था। 1749 से 54 तक हुआ था और यह होने का मुख्य कारण था भारत में जो हैदराबाद और कर्नाटक है वहां पर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें ब्रिटेन की कंपनी और फ्रांस की कंपनी भी उसमें साथ हो जाती है, जिसके कारण फ्रांस और ब्रिटेन के कंपनी में भी क्या होता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है। आइए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आता है, इसको अच्छा से समझा जाए क्योंकि ये जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है और यदि आसानी से समझिएगा तो कुछ नहीं है, एकदम चुटकी में। पिछला प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम बताए हैं कि जो डुप्ले होता है वह किस तरह से मद्रास को जीत लेता है और जीतने के बाद कर्नाटक का जो शासक होता है अनबरुद्दीन उनको सौंपता नहीं है। यहाँ तक कि अनबरुद्दीन का जो पुत्र होता है उनको भी पराजित कर देता है। तो अनबरुद्दीन से तो ऐसे ही क्या हो गया था, विरोध हो गया था और डुप्ले चाह रहा था कि पूरी तरह से कर्नाटक पर हमारा कब्जा हो जाए, वहां पर अच्छा से हम व्यापार करें। धीरे धीरे उसको लालच बढ़ गया था क्योंकि वो एक बार हरा करके और देख लिया था कि यहाँ के राजा में कुछ बचा नहीं है, इनको जैसा चाहा जाए कूटनीति तरीका से हराया जा सकता है। तो इस तरह से आइए हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत में देखिएगा तो कर्नाटक और यहाँ पर देखिएगा तो और ये ऊपर तक जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो हैदराबाद, तो दोनों जगह उत्तराधिकारी का जो था युद्ध कैसे हो जाता है। तो कर्नाटक में आप एक शासक होते हैं, मैं एकदम पूरी तरह से कहानी यहां साइड में बता दूंगा फिगर से हट करके, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। कर्नाटक के एक शासक होते हैं दोस्त अली। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका पुत्र जो है उत्तराधिकारी बन जाता है। इनका पुत्र कौन होता है? तो वही अनबरुद्दीन इनका पुत्र थे। तो इनका पुत्र जो है शासक बनता है। अनबरुद्दीन क्या बनता है? शासक। आप कहिएगा कि ये वो यहां पर कहे हम कर दिए, तो दोस्त अली का एक दामाद रहता है जिसका नाम है चंदा साहब। यानी कह सकते हैं अनबरुद्दीन के जीजा रहता है, ये भी शासक बनना चाहता है। जीजवा चाहता है कि कर्नाटक के शासक हम बने, लेकिन वास्तविक जो है शासक कौन होगा? अनबरुद्दीन होगा और वह बनता भी है क्योंकि पहले के राजा महाराजा का जो वंशज होते थे वही राजा बनते थे। तो अनबरुद्दीन शासक था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भी चंदा साहब के भी मन में मलाल था कि हम भी कर्नाटक के शासक रहते, लेकिन इनको मौका मिल नहीं पाता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि जो डुप्ले रहता है फ्रांसीसी गवर्नर, अनबरुद्दीन को क्या करता है, विश्वास में लेकर के और मद्रास को जीत लेता है और जीतने के बाद बोलता है कि हम आपको देंगे, लेकिन देता उता
नहीं है। महफूज खां इसका पुत्र रहता है, महफूज खां को क्या करता है, पराजय कर देता है। कहां पर, सेंट थोमे के युद्ध में पराजय कर देता है। तो अनवरुद्दीन से डुप्ले को क्या रहता है, पहले से ही मनमुटाव रहता है, जिसके कारण चाहता है कि कभी ना कभी अनवरुद्दीन से हमको युद्ध होगा, इसके लिए ऐसा किया जाए कि अनवरुद्दीन को हटा दिया जाए और कर्नाटक के गद्दी पर चंदा साहब को बैठा दिया जाए। क्योंकि वो अंदरूनी जो बातें चल रही थी वो पूरी तरह से राजा महाराजा के अंदर डुप्ले समझ रहा था कि यहाँ कूटनीति तरीका अपनाया जाए तो कर्नाटक पर क्या किया जाता है, कब्जा कर लिया जाएगा। कब्जा करने के बाद क्या होगा, वहां पर हम अपना जो कारोबार है और अच्छा से कर पाएंगे, टैक्स फ्री कर पाएंगे, क्षेत्रों को हमको लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कोठियां खोलेंगे तमाम। अपने उद्देश्य से क्या करता है, चंदा साहब को कर्नाटक के गद्दी पर बैठाने के लिए चंदा साहब से मिलता है। और चंदा साहब तो सोचिए रहे थे कि हम गद्दी पर मिल जाए, इनके लिए सोना में सुहागा हो जाता है। तो यहां पर चंदा साहब से डुप्ले मिल जाता है। और डुप्ले कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। दोनों मिल करके करते क्या है, चंदा साहब और डुप्ले दोनों मिल करके हमला बोल देते हैं अनवरुद्दीन पर। अनवरुद्दीन पर हमला बोल देते हैं, कहां पर, तो अमूर में एक जगह होता है, यहां पर युद्ध हो जाता है। और युद्ध होने के बाद पूरी तरह से चंदा साहब की सेना और डुप्ले की सेना मिल करके अमूर का युद्ध करते हैं और अनवरुद्दीन की पराजय हो जाती है। वहां पर अनवरुद्दीन की हत्या कर देता है ये लोग। तो इनकी क्या हो जाती है, हत्या। और ये अमूर का युद्ध कब हुआ था, तो 1749 में। यानी मूल कारण था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का शुरू होने का, ये अनवरुद्दीन के साथ डुप्ले और चंदा साहब मिल करके जाके अमूर का युद्ध में पराजय कर देते हैं और इनकी हत्या भी कर देते हैं 1749 में। इसीलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ है। तो जब ये मर गए उसके बाद कौन होगा, चंदा साहब गद्दी पर बैठेंगे। चंदा साहब जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं, कर्नाटक के गद्दी पर चंदा साहब बैठ जाते हैं। लेकिन अनवरुद्दीन का एक पुत्र भी रहता है, बहुत अल्पायु रहता है, जो डर से भाग जाता है त्रिचिनापल्ली में। मोहम्मद अली नाम रहता है उसका। मोहम्मद अली जो है आगे आएगा, त्रिचिनापल्ली का घेरा या कर्नाटक का जो राजधानी था उस समय आरकाट का घेरा में वो आता है। इसलिए याद रखिएगा कि अनवरुद्दीन का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है भाग कर कहां छुप जाता है, त्रिचिनापल्ली में। त्रिचिनापल्ली में भाग जाता है। कहानी यहां तक आपको समझ में आया होगा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध में ही अनवरुद्दीन और डुप्ले में मनमुटाव हो गया था। महफूज खां इसका एक पुत्र था, उसको पराजय कर देता है कौन, डुप्ले। लेकिन फिर भी इसका मन जो है अभी अंदर से शांत नहीं था, धधक रहा था, आग जो था धधक रहा था। तब तक इसको पता चलता है कि एक और जो है दावेदार चंदा साहब हैं, जो अनवरुद्दीन के जीजा हैं। जीजवा के जाके सपोर्ट कर देता है। जीजवा लालची आदमी था, बताइए ना, सार का अपना हत्या करा दिया, क्या जरूरत था, कोई बात नहीं। यह हत्या होता है और उसके बाद जो एक पुत्र और रहता है मोहम्मद अली, वो त्रिचिनापल्ली भाग के चला जाता है। यह जो
हत्या होता है, वह युद्ध को कहा जाता है अमूर का युद्ध 1749 में। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं कि डुप्ले ने चंदा साहब को क्या बना दिया, कर्नाटक के गद्दी पर बैठा दिया और अपने मन मुताबिक वहां कारोबार करने लगा। उसके बाद यहाँ हैदराबाद में भी उत्तराधिकारी का क्या चल रहा था, मामला चल रहा था। यहाँ पर भी क्या करता है, डुप्ले मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? जो दावेदारी ठोक रहा होगा हैदराबाद के नवाब बनने के लिए, निजाम यहाँ पर बनता है, लोग निजाम बनने के लिए उनके तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्यतः दो दावेदार थे। देखा जाए तो हैदराबाद के एक शासक रहते हैं आसफ जहां, निजामुल मुल्क, आसफ जहां निजाम उल मुल्क। आसफ जहां के मृत्यु के बाद इनका पुत्र एक पुत्र का नाम रहता है, ध्यान से याद करिएगा, नासिर जंग, दूसरका का नाम रहता है सलावत जंग और तीसरका नाती रहता है मुजफ्फर जंग। नासिर जंग, दूसरका पुत्र रहता है सलावत जंग और तीसरका रहता है मुजफ्फर जंग। तो आसफ जहां का लड़का नासिर जंग नवाब बनता है। यहां हैदराबाद का निजाम कौन बनता है? नासिर जंग निजाम बन जाता है। सलावत जंग छोटा रहता है, ये निजाम बनने की इच्छा में नहीं रहता है, इसलिए यहां साइलेंट रखेंगे इसको। नासिर जंग निजाम बन जाता है हैदराबाद के। आसफ जहां के मृत्यु के बाद नासिर जंग का एक बड़ा भाई का लड़का रहता है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। कह सकते हैं कि नासिर जंग का ही भतीजा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आसफ जहां का ही नाती है। ये कहता है कि हम बनेंगे नवाब। अभी चाचा के नवाब बनने दो, भतीजा बाद में बन जाएगा। लेकिन है भतीजा कह रहा है कि हम योग्य हैं, हम ही बनेंगे। तो ये मुजफ्फर जंग जो भतीजा रहता है, ये नवाब बनने के लिए क्या करता है, फिराक में रहता है और नासिर जंग से और इसमें दोनों में पूरी तरह से मन मुटाव रहता है। गद्दी पर तो ये बैठ जाता है नासिर जंग, लेकिन मुजफ्फर जंग भी फिराक में रहता है कि हमको भी मौका मिलता तो बैठ जाते। और डुप्ले इसी चीज का क्या कर रहा था, खोज कर रहा था कि यहाँ पर हमारा कोई अपना आदमी हैदराबाद में होता तो यहाँ ये क्षेत्र भी हमारे अंदर में होता, हम यहाँ पर भी कर मुक्त व्यापार करते, कोठी वगैरह खोलते। क्योंकि फूट डालो राज करो वाला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत काफी कूटनीति था, जो देखता है कि यहाँ पर नासिर जंग का एक प्रतिद्वंदी मुजफ्फर जंग है, इससे आके मिल जाता है और इसको भतीजवा से मिल जाता है। हाँ, मुजफ्फर जंग को कहता है कि हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे और तुम जो है हमारे साथ मिल करके काम करो। तो यहां मुजफ्फर जंग से मिल जाता है। कौन? डुप्ले। ये फ्रांसीसी मिल जाता है। यानी कि संयुक्त सेना, मुजफ्फर जंग और डुप्ले की संयुक्त सेना अब जो है हमला बोलेगी किस पे? नासिर जंग पर। और एक चीज जान लीजिए आप, माइंड मेकअप करके चलिए कि जहां फ्रांसीसी जिसका मदद करते हैं तो दिल से मदद करते हैं, जिसके चलते ये लोग जीत भी जाते हैं। और जिस पर हमला करते हैं
उसको अंग्रेज साथ देते हैं, लेकिन मन से साथ सक्रिय होकर के नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि नासिर जंग को अंग्रेज साथ नहीं देते हैं, नासिर जंग के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन उस सक्रिय भूमिका में नहीं रहते हैं। नासिर जंग के यहाँ प्लस करके लिख देते हैं अंग्रेज, नासिर जंग के साथ में अंग्रेज रहते हैं। सक्रिय भूमि यहाँ पर भी वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि चांदा साहब से फ्रांसीसी यानी डुप्ले मिल करके अनवरुद्दीन पर हमला करता है, तो अनवरुद्दीन के साथ में अंग्रेज नहीं रहते, अंग्रेज रहते हैं लेकिन निष्क्रिय होकर के उसका साथ देते हैं, जिसके चलते मारा जाता है। यहाँ पर आप माइंड मेकअप करके चलिएगा कि इसके साथ में अंग्रेज हैं, अंग्रेज हैं इसके साथ में। तो दोनों मिल करके और क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग और डुप्ले की संयुक्त सेना जाकर के नासिर जंग पर हमला बोलती है और नासिर जंग युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग की मृत्यु हो गई, ये नासिर जंग खत्म हो गए। क्योंकि अंग्रेज सक्रिय भूमिका में है ये नहीं थे, तो क्या होगा, यहां अंग्रेजी सेना जो थी पूरी तरह से प्रशिक्षित सेना थी, इसके पास डुप्ले के पास तोप वगैरह जो थे आधुनिक तरीके से थे, इसलिए यह कम डुप्ले के पास सेना होने के बाद भी जीत जाता था। तो नासिर जंग की मृत्यु होने के बाद अब कौन बनेगा, मुजफ्फर जंग बनेगा। डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग को बनाएगा, लेकिन नहीं, मुजफ्फर जंग को बनाता नहीं है। मुजफ्फर जंग को बनाने के लिए पूरी तरह से प्लान होता है कि यहाँ का निजाम बनाया जाए हैदराबाद का, क्योंकि नासिर जंग तो मारा गया है, तो मुजफ्फर जंग को क्या बनाना है, शासक बनाना है। तो डुप्ले का एक गुप्तचर रहता है, गुप्तचर सेना रहता है, जिसका नाम रहता है बुस्सी, ये भी फ्रांसीसी ही रहता है। डुप्ले का सेना नायक जो रहता है बुस्सी, बुस्सी को डुप्ले विदा करता है कि जाओ मुजफ्फर जंग को वहां पर क्या करो, निजाम बना दो हैदराबाद का। लेकिन बुस्सी के कान में धीरे से फुसफुसा देता है कि अगर लगेगा कि मुजफ्फर जंग हम लोग के लायक नहीं है या हम लोग के अनुसार नहीं चलने वाला है, तो धीरे से उसको टपका देना। बुस्सी जाता है मुजफ्फर जंग को नवाब हैदराबाद के बनाने के लिए, और वह जो है बुस्सी को लगता है कि ये अपना मन से चलेगा, हम लोग के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए बुस्सी ने क्या करता है, मुजफ्फर जंग को भी टपका देता है, यानी मुजफ्फर जंग की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए हैदराबाद में 2 गो दावेदार, नासिर जंग वो गया और ये मुजफ्फर जंग जो भतीजा है वो गया। नासिर जंग भी गया, मुजफ्फर जंग भी गया, तो अब बच गया सलावत जंग, वारिस सलावत जंग बच गया। बुस्सी ने क्या करता है, सलावत जंग से बात करके और उसको गद्दी पर बैठा देता है। यानी यहाँ पर ये दावेदार नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत खुल जाती है, जो भी कहिए। ये है सलावत जंग, जो क्या बन जाता है, निजाम बन जाता है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो यहां पर भी बुस्सी के नेतृत्व में सलावत जंग को निजाम बना दिया जाता है हैदराबाद में। यानी कि यहां पर भी फ्रांसीसियों का क्या हो गया, दबदबा हो गया हैदराबाद में। इधर देखिएगा कर्नाटक वाला में भी, तो यहाँ पर डुप्ले का व्यक्ति एक चंदा साहब जो है यहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ है। यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों डुप्ले के क्या आ गया, अधिग्रहण क्षेत्र में एक तरह से आ गया। उसके बाद होता क्या है कि अंग्रेज जो थे देख रहे थे कि हैदराबाद में भी फ्रांसीसी का दबदबा हो गया, कर्नाटक में भी हो गया, हम लोग जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
हाथ पर हाथ धके बैठल हैं, इसलिए दिमाग लगाता है कि कोई बात नहीं, यहां पर तो हैदराबाद का एक वंश जो था सलावत जंग जो था, और जो सलावत जंग भी मिल गया है किसके तरफ, फ्रांसीसियों के तरफ। तो ये तो कब्जा में चला गया हैदराबाद फ्रांसीसियों को, क्योंकि सलावत जंग जो है ना विरोध नहीं करता है फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों के हिसाब से निजाम बन जाता है, इसको बना देता है फ्रांसीसी बुस्सी जो है निजाम बना देता है सलावत जंग को। अब कोई दूसरा उत्तराधिकारी है ये नहीं था जिसे अंग्रेज सपोर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक है जो भाग के गया है, कौन, मोहम्मद अली। अनबरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग के गया था त्रिचिनापल्ली में, और वहीं पर जाके लुकाइल था। इन लोग का अंग्रेज का नींद खुलता है, और अंग्रेज जाता है त्रिचिनापल्ली में सपोर्ट करने के लिए, किसको, मोहम्मद अली को, और कहता है कि हम लोग अब तुमको साथ देंगे और तुमको कर्नाटक के गद्दी पर नवाब बनाएंगे। यानी पहले त्रिचिनापल्ली में जाकर के ये लोग सपोर्ट करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। हो हमरा प्यार के बदला में बोला का दिले बाड़ू तू, हो जब दिले बाड़ू तू तब वफा दिले बाड़ू, हो तू जब दिले बाड़ू तब वफा दिले बाड़ू, हो दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा। मेरा क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब यहाँ लाल कलर का बटन होगा दबा दीजिएगा, अब बेल आइकन भी दबाइएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई लोग मेरे, ये आपका चैनल है प्रगति पथ, आपका चैनल है, प्यार दीजिए। थोड़ा सा आपके पास जो भी मित्र हैं, दोस्त, कंपटीशन का तैयारी करने वाले, उनके पास सेंड कर दीजिए, या आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जो पढ़ने लिखने वाला ग्रुप है, उसमें शेयर करिए वीडियो को, और सबसे बोलिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। इतना ही आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, और इतना तो आप लोग करिए दीजिएगा मेरे लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हो हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बाड़ू, हो तू जब दिले बाड़ू तो दगा दिले बाड़ू, हो तू जब दिले बाड़ू तो दगे दिले बाड़ू, हो दिल ना लगई हा फेरू जानी आई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा। आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी बोर हो जाते हैं, आप लोग को हल्का करने के लिए हमको फुहेरा जो है थोड़ा थोड़ा छींटना पड़ता है। तो अभी तक देखें कि यहाँ पर भी हैदराबाद में भी क्या हो गया था, फ्रांसीसियों का कब्जा, कर्नाटक पर भी फ्रांसीसियों का कब्जा। नींद खुलता है किसका, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करता है कि जो इलुकाइल था ना मोहम्मद अली जाके त्रिचिनापल्ली में, इसको सपोर्ट करता है। आइए हम लोग ऊपर देखते हैं। मोहम्मद अली को ये लोग क्या करता है, सपोर्ट करने के लिए कहाँ जाता है, त्रिचिनापल्ली में। और यहां पर अंग्रेजों के द्वारा एक घेरा सैनिकों का डाला जाता है, जिसे त्रिचिनापल्ली घेरा के नाम से जाना जाता है। त्रिचिनापल्ली घेरा कहा जाता है। यह अंग्रेजों के द्वारा घेरा डाला गया था मोहम्मद अली को सुरक्षित करने के लिए। तब तक होता क्या है कि मदद करने के लिए ब्रिटेन से एक सैंडर्स नामक गवर्नर आता है। सैंडर्स का नाम सुने होंगे, वो आता है पहली बार, और उसके साथ में एक और आता है क्लर्क, जेकर नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव अपना कला दिखाता है, रहता तो है क्लर्क, लेकिन उसका दिमाग जो रहता है
बहुत काफी ऊपर तक, बाद में तो वो गवर्नर भी बनता है। तो गवर्नर बन के उसी समय आ जाता है सैंडर्स। ब्रिटेन से कौन आया? गवर्नर बन करके सैंडर्स आता है और इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव भी आता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है देख रहा है कि यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में घेरा जो डाला गया है अंग्रेजों के द्वारा, उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जो घेरा में था, चांदा साहब का सैनिक था, क्योंकि चांदा साहब को ये आभास हो गया था कि अंग्रेज जो है मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे हैं। चांदा साहब ने भी एक सैनिक टुकड़ी लेकर के और तिरुचिरापल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर दोनों के बीच में कुछ दिनों तक चलते रहता है। और तब तक ये जो है रॉबर्ट क्लाइव एगो दिमाग देता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दिमाग देता है सैंडर्स को, कहता है रॉबर्ट क्लाइव कि अगर बुरा ना माने तो एगो हम जुगाड़ बताते हैं, दिमाग देते हैं। सैंडर्स बोला, अरे बोलो, बुझौनिया का बुझा रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो। बोल रहा है कि आप तो हैं गवर्नर, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग में एगो बात आ रहा है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है सैंडर्स से कि यदि तिरुचिरापल्ली में जो घेरा डाला गया है, यहाँ पर हम लोग की भी सेना है और चांदा साहब का भी सेना यहाँ पर व्यस्त है। तो बोले कि हाँ, ये तो बात सही है। यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में चांदा साहब का भी सेना व्यस्त है पूरी तरह से। कह रहा है कि हम लोग को कर्नाटक की राजधानी जो है, कर्नाटक की जो राजधानी है आरकाट, यहां अभी फिलहाल कोई नहीं होगा। आरकाट में उस तरह से सैनिक जो है नहीं होंगे, क्योंकि सारे सैनिक कहाँ बिजी हैं? तिरुचिरापल्ली में बिजी है। वो बोला कि आरकाट पर हम लोग हमला करते हैं और आरकाट को अपने कब्जे में लेते हैं। सैंडर्स इसका बात सुनकर के एकदम खुश हो गया, कहने कि तुम तो है कलर, लेकिन दिमाग बहुत बड़का है तुम्हारे पास। ऐसा करो, कलर का काम छोड़ दो, तुमको हम सेना नायक बना देते हैं और तुम्हारे ही नेतृत्व में हम आरकाट के पास सेना विदा करते हैं। जाओ तुम आरकाट पर कब्जा करो। ये दौड़े दौड़े आता है कुछ सैनिकों को लेकर के और आरकाट पर क्या करता है? घेरा डाल देता है, जिसे आरकाट का घेरा कहा जाता है। आरकाट का घेरा बहुत दिनों तक यहाँ पर भी, आरकाट पर भी रॉबर्ट क्लाइव जो है कब्जा कैले रहता है। यहां चांदा साहब बिजी थे, देख रहे हैं कि हम राजधानी छोड़ करके तिरुचिरापल्ली में आ गए और जो है राजधानी पर कब्जा जो है अंग्रेज लोग कर लेगा, तो फिर हम यहाँ का ना रहेंगे ना वहां के रहेंगे। कुछ दिनों तक दोनों अपने अपने जगह पर डटे रहते हैं। देखता है चांदा साहब की यदि हम आरकाट अपनी राजधानी छोड़ देते हैं, इसको फिलहाल हम अभी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये राजधानी है। सबसे पहले आदमी हाथ तक खोजता है, बाद में गोड़ तक पकड़ता है। समझ रहे हैं बात आप भी? ये राजधानी है। कहता है कि यहाँ हमको आना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अपना विचार बदल करके और तिरुचिरापल्ली का घेरा समाप्त करके और डायरेक्ट आ जाता है आरकाट में। आरकाट में भी अंग्रेजों का और चांदा साहब और डुप्ले भी साथ साथ में रहता है। यहाँ पर भी डुप्ले साथ में रहता है, यहाँ पर भी डुप्ले साथ में रहता है। तो डुप्ले और चांदा साहब का संयुक्त सेना आरकाट पर अब घेरा डाल देता है। वहां का घेरा खत्म हो जाता है। आरकाट पर घेरा डालने के बाद कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से आन बान और शान के साथ अपना औकात पर आ गया था पूरी तरह से। रॉबर्ट क्लाइव अपना जीव जान लगा के, करो या मरो के तरह, यहाँ आरकाट में 50-60 दिन तक भूखे प्यासे एकदम मोर्चा थमले था, पीछे नहीं हटा। अंत में हिम्मत जवाब दे दिया, किसका? चांदा साहब का, और भाग चले। यानी कि चांदा साहब भाग चले। अब ये किसका हो गया? तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
चांदा साहब भागिए गए तो फिर बचेगा कौन? कोई नहीं, क्योंकि जो दावेदार रहता है वही वहां का उत्तराधिकारी बनता है। जब चांदा साहब भाग जाते हैं तो पूरी तरह से अंग्रेज क्या करते हैं, मोहम्मद अली को यहाँ का नवाब बना देते हैं, कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बना देते हैं। इस तरह से कह सकते हैं आप कि कर्नाटक में मोहम्मद अली नवाब बन जाता है यहाँ, यानी कि अंग्रेजों का आदमी बन जाता है। और हैदराबाद में बुस्सी जो है अपना कुछ सैनिक लेकर के सलावत जंग के दरबार में रहता है, यानी कह सकते हैं हैदराबाद फ्रांसीसियों के कब्जे में है। दोनों का एक एक क्षेत्र कब्जा में हो जाता है। और तब तक होता क्या है कि देखा जाता है कि 1754 में फ्रांस देखता है कि डुप्ले जब से गई है खाली बस खाली युद्ध कर रहा है, बैठल नहीं है, इसके खाली दिमाग में खुरपाती बात घुस रहा है। तुरंत फ्रांस से बुलाहट हो जाता है, तुम चले आइए। डुप्ले जो है 1754 में चला जाता है वापस, और इसके जगह पर एक नया गवर्नर गोडेहू आते हैं। गोडेहू आते हैं तो ये पहले भी ये डुप्ले इतना मार झगड़ा में कर दिए थे कि कंपनी घाटे में जाने लगी थी। फ्रांसीसी कंपनी व्यापार करने के लिए नहीं थी जी, अब मार करने लगिएगा तो क्या होगा? थोड़े खाली मारना है, मारता भी आदमी है, बहुत सारे जो है कि आर्थिक नुकसान भी होता है, मानसिक टेंशन भी होता है, बहुत सारी चीजें युद्ध करने पर। तो इसीलिए इसको बुला लिया जाता है। कंपनी घाटे में जा रही थी, इनको बुला, गोडेहू आता है और अपना कंपनी को चलाने के उद्देश्य से आता है। शांति व्यवस्था तुरंत अंग्रेजों के बड़े अधिकारी से मिलता है, सैंडर्स से मिलता है और शांति करने के लिए वार्तालाप करता है। तुरंत एक संधि होती है। तुरंत कौन सी संधि होती है? 1755 में एक संधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी के संधि में निष्कर्ष यही निकलता है कि हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पर आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। और ये तो झगड़ा हैदराबाद के उत्तराधिकारी के लिए इसका आंतरिक मामला था, हम लोग को इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं था। या कर्नाटक वाला में भी उसका अपना राजाओं का आंतरिक मामला है, इसमें कंपनियों की जाने की जरूरत ही नहीं थी। और यही निष्कर्ष निकलता है कि इसके बाद हम लोग किसी राजा के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमेशा देखिएगा, अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, खासकर उसके बाद तो अंग्रेजे अधिक दिन तक रहे हैं, वांडीवास के युद्ध से ही लोग का फ्रांसीसियों का पतन ही हो जाता है। तो देखिएगा तो ये लोग बोलते जरूर हैं कि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी संधियां होती है उसमें कहा जाता है, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसका उल्लंघन करके और हस्तक्षेप करते हैं। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह से हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पढ़े, इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सेवा इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।